हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। आप ये कहोगे मास्टर क्लास में बार बार पहिया ले आता है, तो मैं आपको बता दूं कि मास्टर ना आपकी काफी चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से पेश करने की कोशिश करता है। जैसे कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से क्या है, आपको कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर देता हूं। अभी देखो, क्लास 11th का ये टॉपिक सर्कुलर मोशन, इसके बाद आप पढ़ोगे रोटेशनल मोशन। तो इस पहिए पर फोकस करो। ये जब पहिया घूम रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो ये जो इस एक्सिस के अबाउट मोशन है रोटेशनल मोशन बोलते हैं। लेकिन ये जो बॉल है ना, ये बॉल बढ़िया तरीके से नाच रही है, ये एक सर्कल में नाच रही है, और ये मोशन हो गया एक सर्कुलर मोशन। तो पहले से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में मोटा मोटा क्या अंतर है ना। तो ये क्लियर हुआ। इस टायर का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, इस रिम का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे अपने इस टॉपिक में, क्योंकि हमें बहुत सारी इजी इजी और टफ टफ चीजें इससे और इजी बनानी है। ठीक है, चलो। तो सर्कुलर मोशन आखिरकार है क्या? कुछ नहीं है सर्कुलर मोशन, बहुत ही सिंपल चीज है। चक्कर ही तो एक तरीके से, एक चक्कर, एक चक्कर। जैसे कि मान लो ये कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है ना, या फिर चीटा, हिंदी में बोलो तो इसको क्या बोलते हो, चीटा। चीटा है ये, है ना। और ये चीटा सर्कल में घूमा ठीक है। तो एक चीटा सर्कल में घूमा तो ये सर्कुलर मोशन हुआ, और जिस सर्कल में घूमा उसका रेडियस क्या है, आर। तो एक चक्कर में वो कितना चला, यहां से चला और वापस यहीं आ गया। तो एक चक्कर वो कितना चला टोटल, तो एक चक्कर में वो कितना चला प्यारे, 2 पाई आर। कितना चला, 2 पाई आर। तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। अच्छा, अगर ये चीटा दोबारा एक और चक्कर लगा दे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 2 चक्कर। 2 चक्कर में कितना हो जाएगा, जितना सरकमफ्रेंस होगा उसका दोगुना कर दो। तो 2 × 2 पाई आर बोले तो 4 पाई आर। अगर मान लो चीटा फिर से चलना चाह रहा है, और चीटा सिर्फ और सिर्फ आधा चक्कर चला, है ना, यानी कि इतना चला, तो कितना चला वो, पाई आर, है ना, ऐसे। लेकिन चीटा क्या चाह रहा है, 1/4 चलना चाह रहा है ऐसे सिर्फ। अब कितना चला वो, पाई आर/2। ठीक है। तो कुल मिला के मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। देखो, अगर मान लो चीटा अब की बार 90 डिग्री एंगल ना चल के कुछ और चला, यानी कि कुछ थीटा एंगल तक चला ये। ठीक है। तो ये थीटा एंगल, जब चीटा घूम रहा है तो ये एंगल बढ़ रहा है बार बार। देखो ध्यान दो, एक चक्कर में कितना है, एक चक्कर में कितना है एंगल, 2 पाई रेडियन। 2 पाई का मतलब जानते हो, ये पूरा 360 डिग्री है एंगल। जब चीटा एक चक्कर लगा देगा तो कितना एंगल घूमेगा, 360, यानी कि 2 पाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो 2 पाई है, आधे चक्कर में कितना होगा, हाफ चक्कर में पाई होगा। ठीक है, 1/, हाफ चक्कर के बाद ये 1/4 में कितना हो जाएगा, पाई/2, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जो 2 पाई पाई फिर पाई/2 है, ये क्या है, एंगल है। एंगल का मेजरमेंट, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, इस एंगल से हमें पता चलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट समझते हो? जैसे कि मान लो ये चीटा यहां से यहां चला, यहां से यहां से यहां तक चला, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, ये वाली, ये तो हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन यहां से यहां जब चला तो ये जो थीटा एंगल मूव किया ना, थीटा एंगल का मूवमेंट हुआ, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ। और ये जो एंगल है ना, इसको बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ज्ञानी आपसे पूछे, अगर कोई ज्ञानी आपसे पूछे, मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे ये टर्म है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कि भैया ये सेंटर है, सेंटर में मान लो यहाँ से, हाँ, यहाँ पे एक चीटा बैठा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मूव किया, थीटा एंगल, तो ये थीटा एंगल जो है ना, ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। और जो इसकी नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली, यानी कि एस। तो समझ में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। किसी भी सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई भी चीज
कितने एंगल मूव कर रही है, वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है प्यारे, समझ में आया। अगर एक चक्कर काट देती पूरा तो 2 पाई, 2 चक्कर काट देती तो 4 पाई, 3 चक्कर काट देती तो 6 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता। ठीक है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करते हैं हम, बताओ? डिग्री में, डिग्री में और रेडियन में, है ना। 2 पाई 4 पाई, एक चक्कर में क्या होगा, यहाँ लिख लो साफ साफ जल्दी जल्दी, एक चक्कर में 2 पाई, है ना, 2 चक्कर में 4 पाई। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। एन चक्कर में सर को एन चक्कर में क्या होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती एन इंटू 2 पाई। ठीक है, अब देखो बढ़िया बात, यहां से यहां तक जो है ये तो है डिस्प्लेसमेंट, और ये है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये है रेडियस, एक रिलेशन होता है बहुत अच्छा। आप सबको मैं बता दूं पहले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में जो है ना, वो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी दोनों है। ओ माय गॉड, ये चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी दोनों कैसे हो सकती हैं सर, पावड़ा समझ रखा है क्या? एक ही चीज दोनों कैसे हो सकती हैं? तो देखो ये बात मैं बताऊंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वेक्टर प्लस स्केलर दोनों होता है। देखो पहले सुन लो, फिर मैं डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाऊंगा भी कब क्या चीज होती है। वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ऐसी चीज जो कि लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हो, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, यही बात है ना। स्केलर कौन सी चीज होती है प्यारे मेरे राज दुलारे? स्केलर का मतलब है कि ऐसी चीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताता, इसीलिए ध्यान से फोकस करते हुए सारी बातों पर विचार करो, सुनो, क्योंकि यही चीज है जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करती हैं और क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं जेई के और नीट के पेपर में। ठीक है, क्लास 11th में जो सर्कुलर मोशन है वो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो देखो प्यारे, ये आपको समझ में आया, स्केलर क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका मतलब। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक अकेली ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जो कि वेक्टर प्लस स्केलर दोनों हैं। वेक्टर क्यों है, देखो वेक्टर कब होता है पहले तो ये सुन लो। वेक्टर कब होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है तब ये वेक्टर होता है। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे कि मैं ये बोलूं कि अपने पास कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, यहां से वो इट्टू सा छोटा सा बहुत ही नन्ना सा मूव किया है, बहुत ही छोटा सा मूव किया है। छोटा सा कैसे डिफरेंशिएट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds। अब जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा होगा, वो कितना होगा, d थीटा। यानी कि जितना ज्यादा छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अब देखो प्यारे, अब देखो वॉइस चेक करना है एक बार अंकित, हाँ आ रही होगी। तो देखो स्केलर कब होगा, व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज, ठीक है, तब वो स्केलर कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल पर फोकस करो, ये मेरे पास बुक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन देखो, ये देखो ये केमिस्ट्री लिखा है ना, वो वाला फेस ऊपर है ना। अब मैंने क्या किया, ये थीटा का मतलब क्या है, किसी भी चीज को बहुत बड़े अमाउंट में रोटेट कर देना, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस बुक को 90 डिग्री रोटेट करता हूं, 90 डिग्री। तो जैसे ही मैंने 90 डिग्री रोटेट किया तो केमिस्ट्री वाला फेस ऐसे आया, और मैं 90 डिग्री कैसे रोटेट किया, ऐसे, यानी कि वर्टिकल। तो थीटा 1, ये क्या कर दिया मैंने, थीटा 1। पहले देखो मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं करना ये चाह रहा हूं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। अगर किसी भी दो वेक्टर का एडिशन करते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो वो बराबर होता है थीटा 2 प्लस थीटा 1 के, है ना, है ना। ये वेक्टर में होता है,
इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे? कम्यूटेटिव लॉ। पहले ये बता देता हूं एक बार। अभी कम्यूटेटिव लॉ तो बोल दिया हमने, लेकिन जब हम θ1 प्लस θ2 करेंगे और फिर करेंगे हम θ2 प्लस θ1, तो ये इक्वल नहीं आता कभी। ये जब इक्वल नहीं आता तो ये क्वांटिटी क्या हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी हो जाती है ना, क्योंकि θ1 प्लस θ2 क्या है? बड़े अमाउंट में है ना, समझ रहे हो ना? बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं। और θ2 प्लस θ1 करेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, अभी दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाएगा ये आपका प्यारा सर। ठीक है, तो देखो प्यारे, लेकिन होता क्या है, जब बहुत ही छोटा थीटा होता है तो dθ1 प्लस dθ2 करेंगे, है ना, दोनों की वेक्टर क्वांटिटी ले लो, और फिर dθ2 प्लस dθ1 करेंगे, तो ये दोनों ना इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों बढ़िया से इक्वल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये वेक्टर हो जाता है। ये से क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है। और यही तो होता है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ये कब फॉलो करता है? जबकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तब। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ी होती है तब ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, एडिशन वेक्टर है ये, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करते, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करते, तो वो इसे मैग्नीट्यूड घोषित, तो इसे स्केलर घोषित कर दिया जाता है। देखो दोबारा फोकस, मैं इसे घुमा रहा हूं 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे वर्टिकल, पहले तो ये हो गया θ1, θ1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा θ2। तो आपके सामने क्या आया? ये वाला हिस्सा आया। मैंने क्या किया, केमिस्ट्री को ऐसे रखा, सामने केमिस्ट्री दिख रही है मेरे को ये, ठीक है, तो पहले तो मैंने ऐसे वर्टिकल θ1 घुमाया, θ1, ठीक है, फिर θ2 ऐसे घुमाया, यूं यूं, ठीक है, तो आपके सामने कौन सा हिस्सा आया? ये वाला। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, पहले θ2 घुमाऊंगा, θ2 यानी कि पहले ऐसे घुमाऊंगा, θ2 यूं, है ना। अब देखो θ1 में कैसे घुमा रहा था मैं? ऐसे, तो ऐसे घुमाऊंगा। तो अब की बार केमिस्ट्री आपके सामने आई, ना कि ये वाली चीज, ठीक है, तो चेंज हो रहा है ना, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ना, तो समझ रहे हो ना, पूरा डायरेक्शन का हिसाब किताब चेंज हो गया। अब की बार आपके सामने ये आया, पिछली बार ये आ रहा था, है ना, तो θ1 प्लस θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1। देखो दोबारा, ये केमिस्ट्री सीधे रखी हुई है, मैं 90 डिग्री में ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो 90 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया θ1, ठीक है। अब की बार 90 डिग्री ऐसे रोटेट करूंगा, ढू, तो ये ऐसे हो गया θ2, θ1 प्लस θ2, है ना। अब देखो दोबारा करते हैं, अब की बार ऐसे करेंगे, θ2 2 और θ1 2, तो सामने क्या आया? ये आया। ओ तो पहले ये आ रहा था, फिर ये आ रहा है, तो भैया जब पहले ये आ रहा था तो बाद में भी ये आता, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता, पर ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, इतना डीपली कोई नहीं बता था, अब मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, आगे चलते हैं। कोई कारण पूछे तो बताना भाई साहब जेईई एडवांस की तैयारी की है, ये मुझे पता है क्यों होता है ऐसा। अब देखो बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी पर। एंगुलर वेलोसिटी पे बात नहीं करेंगे अभी, तो बहुत बात रह गई है इस पे। हाँ, तो एक रिलेशन होता है, आप सबको पता भी होगा, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, या फिर ऐसा भी बोल देते हैं इसे, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। होता है कि नहीं? मैंने बताया भी था जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था। तो ये बात आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। जब भी कभी आर्क निकालना हो तो क्या कर सकते हो आप, आर्क को एस बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, तो एस इक्वल टू आर थीटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो थीटा निकालने का ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको आर्क दे रखा है तो ये याद कर लो। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूं। चलो, क्वेश्चन है, ऐसा ले लो, बहुत ही सिंपल ले लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो ये एंगल दे रखा है आपको π/3 और रेडियस दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर, 1 मीटर। अब कोई पूछना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकालो, यानी कि एस निकाल के बताओ, एस क्या होगा, कैसे बताओगे? एस इक्वल टू, अभी अभी आपने पढ़ा, या फिर अभी अभी आपने पढ़ा क्या, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क बोले तो एस अपॉन आर, याद रख लोगे ये चीज?
इसे बोलते हैं हम आर्क लेंथ। कभी कभी बुक्स में एल से भी रिप्रेजेंट होती हैं। थीटा कितना है, पाई/3। एस कितना है, यही तो निकालना है। आर कितना है, 1, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 का, तो पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो रेडियस यहाँ पर 2 मीटर होता, यहाँ 2 रखते, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होता, ये होता है एस। ठीक है, तो ये हो जाता 2 पाई/3 एस। एस किस में आता प्यारे, मीटर में ही आता। ठीक है, आर्क किस में आता प्यारे, आर्क एंगल में आता है, रेडियन में, डिग्री में। ठीक है, और एस किस में आता है, मीटर में, क्योंकि ये तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। ये 120 डिग्री का एंगल है। कितना है ये, 120 डिग्री का एंगल। अच्छा, रेडियस है इसकी 4 मीटर। चलो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये बताओ एस क्या होगा, ये क्या होगा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बताओ, बताओ जल्दी से, आर्क लेंथ क्या होगी। कर लो यार, कितना तो सिंपल है। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि एस अपॉन आर। थीटा कितना दे रखा है, 120। अब ये डिग्री में दे रखा है, जब इसे डिग्री में दे रखा हो तो किस में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे प्यारे, जल्दी बोलो। अरे बताओ ना यार, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा ना। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि पाई/180 का मल्टीप्लाई करते हैं एस। आर कितना है, 4, 0 से 0 कटेगा, और ये होगा आपका 6 से, 6 का इसमें खात्मा हुआ 3, 6 से 2 बार। ठीक है, और ये 3 बार, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 8 पाई/3। पाई की वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, मीटर में आएगा, आर की आ गया। ठीक है, आर्क लेंथ ऐसे होता है। अभी और अच्छे क्वेश्चंस भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, एंगुलर वेलोसिटी पे फोकस करो। एंगुलर वेलोसिटी क्या बला है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या बला है। तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे प्यारे, ये बहुत जानना जरूरी है, ओमेगा से। क्या बोलते हैं इसे, ओमेगा। ओमेगा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी देखो, पहले लीनियर वेलोसिटी समझो, जब भी एंगुलर वेलोसिटी समझ में आएगी। लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या है, कोई भी कार कितनी वेलोसिटी से चल रही है, पिछली बार पढ़ा था, वही लीनियर वेलोसिटी होती है। ठीक है, अगर कोई चीज घूम रही है, कोई चीज घूम रही है, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो ये मेरे पास चीटा है, घूमते घूमते वहां पहुंचा, यानी कि ये घूमते घूमते किधर पहुंचा, मान लो कुछ एंगल थीटा घूमा, थीटा एंगल घूमते घूमते, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। और पहुंचने के बाद हमें ये देखना है कितने टाइम में पहुंचा। देखो लीनियर वेलोसिटी क्या है, बी से रिप्रेजेंट होती है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना, सेम एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर शब्द आ गया, तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा को हम बढ़िया तरीके से थीटा अपॉन टी भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना, अगर मान लो, अगर मान लो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाह रहे हैं हम, जैसे सेम, जैसे सेम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते थे, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं, है ना। तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा से। इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ कि कोई भी चीज बहुत बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी थीटा एंगल, यानी कि डी थीटा पर मूव की, यहां से यहां तक कितना एंगल, डी थीटा, बहुत छोटा सा मूवमेंट हुआ, है ना, बहुत छोटे से एंगल का मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे आएगा डी थीटा अपॉन डी टी, बहुत छोटे से टाइम के लिए, तो इसे लिखते हैं हम डी ओमेगा। अब जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना प्यारे, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, लिख लो यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और देखो बढ़िया बात बता रहा हूँ, अभी अभी कुछ नहीं बताया मैंने,
बढ़िया बात सुनो, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, उसकी ऐसा यूनिट देखो क्या होती है। थीटा की तो हम रेडियन बोलते हैं, और टाइम की क्या हो जाती है, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड ऐसा यूनिट होती है। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी होगी। जहां भी कहीं आपको रेडियन पर सेकंड देखने के लिए मिले, समझ जाना कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पर मूव कर रहा है और कितने टाइम में मूव कर रहा है, उसी को बोल देते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। सही है, समझ में आया, घुसा मस्तिष्क में? है 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 बताओ जल्दी से। चलो अब देखो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख दिया है। अभी आप समझ गए होंगे कि जहां डिस्प्लेसमेंट होता है, जहां डिस्प्लेसमेंट होता है सर्कुलर मोशन में, वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, और जहां वेलोसिटी होता है सर्कुलर मोशन में, वहां पे लीनियर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, अब देखो मस्त बात क्या है, ये नहीं, मस्त बात ये है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों में एक रिश्ता होता है, भाई बहन का नहीं, किसी और चीज का रिश्ता होता है। तो वो रिश्ता देखो क्या होता है। देखो एंगुलर वेलोसिटी को तो हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ओमेगा से। लीनियर वेलोसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है प्यारे, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो कि ओमेगा इक्वल टू, अभी अभी देखा हमने क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, होता है कि नहीं, है ना। अभी अभी हमने ये भी देखा कि कोई भी चीज अगर डी थीटा घूम रही है, कोई भी चीज अगर डी थीटा घूम रही है, तो इसका मतलब डी एस डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अरे कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा ये, है ना। ये आर्क लेंथ डी एस मान लेते हैं, मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस आर्क लेंथ अपॉन, अपॉन जल्दी बोलो जल्दी, रेडियस, इसकी रेडियस तो आर, तो डी एस अपॉन आर ये होगा डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता, डीवी छोटा सा, ठीक है, तो डीवी इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। अब एक बात बताओ, डी एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो आर डी थीटा लिख सकता हूँ, तो ये हो गया डी वी इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। तो डी वी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी की जगह क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा लिखा जा सकता है कि नहीं, जल्दी बोलो, ओमेगा लिखा जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली में ये छोटा सा ओमेगा है, क्या है ये, छोटा सा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। सेम ऐसे ही, इसको अगर ऐसे भी लिख दो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है मतलब। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा, ये वाली चीज यहाँ पुट करनी होगी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। ठीक है, ये रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन है। अब दिक्कत क्या है ना, इस रिलेशन को है ना वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, वेक्टर फॉर्म में भी, अभी बताऊंगा कैसे। देखो v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, और बढ़िया बात तो ये है कि ये सर्कुलर मोशन में नहीं, बहुत सारी जगह अवेलेबल होता है ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला रिलेशन। लेकिन दिक्कत क्या है दिक्कत क्या है आपको अब मैं बता रहा हूं। जब कोई सर्कुलर मोशन होता है ना प्यारे, तो उसमें दो चीजें बहुत अहम होती हैं। सर्कुलर मोशन क्यों होता है, पहले तो ये सुनो। जैसे कि ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस सर्कल में, ठीक है, ये मूव कर रहा है इस सर्कल में ऐसे, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो इसके लिए दो कंडीशन है, एक तो सेंटर की तरफ कोई एक्सेलरेशन होगा जिसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो वेलोसिटी होगी इस बॉल के पास, क्या होगी, वेलोसिटी। मान लो ये सर्कल यहाँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया मूव करते करते, तब वेलोसिटी बी होगी। ये वेलोसिटी बदल भी सकती है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट भी रह सकती है, ठीक है। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी इस केस में, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। यानी कि इस बॉल के पास स्पीड होगी, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ये होगा।
लेकिन ध्यान देना प्यारे, देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। अगर मान लो ये बॉल यहां पहुंच जाती है तो ऐसे जाएगी ये बॉल, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। अब रेडियस तो भैया यही होगा ना, तो ध्यान दो, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल रेडियस और वेलोसिटी के बीच में हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। इसीलिए ये जो रिलेशन है ना बी इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा सत्य होता है सर्कुलर मोशन में। लेकिन कई जगह उबड़ खाबड़ मोशन होते हैं, तब उस केस में क्या लेंगे, बी परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे पहले, परपेंडिकुलर, अभी देखो सब समझ में आएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आर क्या हो गया, रेडियस, है ना। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। समझने वाली बात समझो, ठीक है। ये रिलेशन है बी इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखो एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहले पहले एक क्वेश्चन कराता हूं छोटा सा, जब अच्छे से पल्ले पड़ेगी। देखो क्वेश्चन ये है कि देखो ये आपके पास सर्कुलर मोशन है जिसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और वेलोसिटी उसकी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। और ये किस सर्कल में मूव कर रहा है भैया, उसकी रेडियस है 2 मीटर। तो अब कोई अगर पूछे कि ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो क्या बताओगे, बताओ कैसे बताओगे। तो आप क्या बताओगे, बी दे रखा है और आर दे रखा है, ओमेगा निकालना है, तो आंसर क्या होगा, बी इक्वल टू आर ओमेगा। अभी अभी रिलेशन देखा, ठीक है। तो देखो बी कितना है 2, रेडियस कितना है 2, ओमेगा नहीं पता, तो ओमेगा कितना आया 1 रेडियन पर सेकंड। किसमें आएगा उत्तर, रेडियन में, रेडियन पर सेकंड। तो यहां से आपने ओमेगा निकालना सीख लिया। तो कभी भी अगर ओमेगा दे रखा होगा, रेडियस दे रखी होगी, तो वेलोसिटी भी निकाल लोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें निकाल लोगे। तो सर्कुलर मोशन में क्या है प्यारे, ये हमेशा जो वेलोसिटी है ना रेडियस के, वो 90 डिग्री पे रहती है ना। और देखो इसका जो असली रिलेशन होता है वो मैं अभी लिख के दिखाऊंगा। पहले एक क्वेश्चन और करो, चलो। ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये ऑरिजिन है, ये कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ से, बी स्पीड है इसकी, ये ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से, बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये ऑरिजिन पर एक आदमी खड़े होके ऐसे दिख रहा है। देखो जैसे कि ये आदमी है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सीधे जा रहा है और मैं ऑरिजिन पे खड़ा हूँ, मेरी मुंडी ऑरिजिन पे रखी हुई है, तो ये ऐसे जाएगा। तो मैं इसे देखना चाहूँगा, अगर मान लो ये ऐसे जाएगा तो मेरी मुंडी कैसे घूमेगी, घूम रही है। तो ये घूम रही है, किस एंगुलर स्पीड से घूम रही है, फील आ रहा है, ये इसे देखने के लिए घूम रही है, तो किस एंगुलर स्पीड से घूम रही है, यही तो निकालना है। तो अब ये सीधा सीधा आदमी जा रहा है, यहां पर किसी की मुंडी रखी है, और मुंडी रखने का कारण ये है कि ये जब जा रहा है तो ये इसे देखेगा, और देखेगा तो इसकी मुंडी घूमेगी, और किस स्पीड से घूमेगी, एंगुलर स्पीड से, वो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हाँ यहाँ से यहाँ तक, ये कितने पीछे खड़ा है ऑरिजिन पर, 2 मीटर पीछे, है ना। तो मैं लिख रहा हूं फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, जब कोई मुंडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो देख रहा है ऑब्जर्वर, वो कहाँ पे, ऑरिजिन पर, ओ पे। तो देखो बहुत ही सिंपल सवाल, वेलोसिटी आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। वेलोसिटी कितनी है 10, रेडियस कितना है 2। अरे भैया ये यहाँ से दूरी, एक्चुअली में ये आर ना, ये यहाँ से दूरी हो जाता है, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये हर केस में रेडियस हो, ठीक है। तो 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा नहीं पता, ये इससे कटेगा तो 5 रेडियन पर सेकंड आएगा आंसर, ठीक है। यानी कि जो उसकी मुंडी है वो 5 रेडियन पर सेकंड से घूमेगी। समझ में आया। अब चलो एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे कि
किसी की मुंडी ऑरिजिन पे रखी हुई है, ठीक है प्यारे, और अब की बार उसकी वेलोसिटी ऐसे है 2, यानी कि वो इस एंगल से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। ये कोई कार है, मान लो इस ए पॉइंट पर कोई कार है, वो 20 मीटर पर सेकेंड इस एंगल से जा रही है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के एंगल पर, और इस ऑरिजिन पे कोई मुंडी रखी हुई है ना, ऑरिजिन है यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे इस बार। तो कह रहा है फाइंड ओमेगा एट पॉइंट ए। जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर से गुजर रहा है, पॉइंट ए पर से गुजर रहा है, तब इसका ओमेगा बताना है ना। फाइंड ओमेगा एट पॉइंट ए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट ऑरिजिन, है ना, ऐसे समझो। तो ऑरिजिन पे कोई मुंडी रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे गुजर रहा है, तो ए पॉइंट पर पूछा है, जल्दी से बता दो, क्या बता दो जल्दी से, ओमेगा क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, देखो सर हमें पता है कि बी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसे और अच्छे तरीके से लिखें तो क्या होता है, बी परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा। सर्कल में तो सर्कल में क्या होता है प्यारे, वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, यानी कि इस वाली डिस्टेंस के वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जब बी इधर होगा तो रेडियस ये होगा, ये भी 90 डिग्री के एंगल, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो गया, थोड़ा सा मसला चेंज हो गया है। तो अब की बार हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा, किसके, रेडियस के, यानी कि इस वाली डिस्टेंस के, तभी हम ओमेगा ज्ञात कर पाएंगे, यानी कि बी परपेंडिकुलर अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा फॉर्मूला है, एक ही बात है, उसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसके दो कंपोनेंट कर लो, इसका दो कंपोनेंट, एक ऐसे और एक ऐसे। तो देखो 20 मीटर पर सेकंड का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 20 cos 30 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा बी परपेंडिकुलर वाला, ये क्या हो जाएगा 20 sin 30। पूछो क्यों, देखो यहाँ से यहाँ तक कि ये आर है, यही तो है एक्चुअली में डिस्टेंस, और जस्ट इसी के परपेंडिकुलर ही तो लेना है मैं, ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो तो बी पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ आर, है ना। इस वाली लेंथ के पैरेलल कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है और मेरी आंख ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है, मेरी आंख ऐसे है, तो मेरी मुंडी को घूमने की जरूरत है क्या, नहीं, वो तो सीधे जाते हुए देख सकता है ना ऐसे। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब ऐसे जाएगा ऐसे, तब मेरी मुंडी घूमेगी ना, यानी कि मेरे से ये आर डिस्टेंस दूर है ऑब्जेक्ट, आर डिस्टेंस की दूरी पर, और ये अगर ऐसे ही जाएगा तो मेरे को मुंडी घुमानी नहीं है, जाएगा ये कैसे, ढूं ढूं, तभी तो मैं अपनी मुंडी की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं। सेम ऐसे ही बी पैरेलल के लिए एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता इस कंपोनेंट का, मतलब किसका है, इस वाले का। तो 20 sin 30 की वैल्यू बोलो प्यारे, 1/2, ये कट जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आएगा, 10 अपॉन आर, आर बोले तो ये वाली डिस्टेंस 5 ओमेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 2 रेडियन पर सेकेंड इसका भयानक आंसर होगा, भयानक आंसर होगा। समझ में आया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं ऐसा ही, फिर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। ओके देखो, ऑरिजिन ये है ना, चलो गड़बड़ नहीं करते, ऑरिजिन ये है, ये r इक्वल टू 4 मीटर की दूरी है, और वेलोसिटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये जो स्पीड है इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं हम 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है ना, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना प्यारे, वो 45 डिग्री का है। तो अब बताओ इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। चलो बताओ जल्दी से, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए, क्वेश्चन ऐसे लिखाएगा, एट पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन ओ। जल्दी बताओ, ऑरिजिन पे खड़े होके कोई मुंडी देख रही है, जब ऑब्जेक्ट ए पर है और 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो बताओ इस मुंडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बताओ जल्दी से। देखो
बढ़िया बात। अब की बार ना आपको पता है कि बी परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, असली फॉर्मूला बी परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म होती है और वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म होती है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो, कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दो, आर ये है, वेलोसिटी ऐसे है, तो हम दो केस कर सकते हैं। देखो, या तो हम रेडियस का ये वाला कंपोनेंट ले लें। देखो ध्यान देना, रेडियस का ये वाला कंपोनेंट है ना, इस वाले कंपोनेंट के ये जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसे थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना। एक ये भी कंडीशन है, अगर तुम घूमना नहीं चाहते हो इस केस में, अगर तुम घूमना नहीं चाहते हो तो एक और काम कर सकते हो, या तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो, एक तो इस वाली लाइन के पैरेलल, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो गड़बड़ गड़बड़, हाँ गड़बड़, एक तो इस वाली लाइन के पैरेलल ये हो जाएगा, अच्छा, और एक तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये एंगल है 45, ये हो जाएगा 90, तो ट्राइंगल की मदद से ये भी 45। ठीक है प्यारे, जब ये 45 है तो ये भी 45, तो ये भी 45। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। तो ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर, इसके मैंने दो कंपोनेंट किए, एक तो इधर किया, एक ये वाला किया। ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि 20 cos 45, है ना। और ये वाला जो कंपोनेंट है ना प्यारे, वो हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट 20 sin 45। हमें इस कंपोनेंट की तो कोई नीड ही नहीं है, जरूरत किसकी है, इसकी सिर्फ। अच्छा, 20 cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, 1/√2। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड। तो इस वाली लेंथ के या इस वाली रेडियस के जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला, ये वाला। यही तो है 90 डिग्री का एंगल, तो इसी का तो इस्तेमाल करूंगा मैं, है ना। तो आंसर कैसे लिखूंगा, देखो 20/√2 इक्वल टू रेडियस बोले तो 4, ओमेगा बोले, ओमेगा ओमेगा तो निकालना है, 4 से कटेगा, कितनी बार प्यारे, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 बार। तो आंसर आएगा 5/√2 मीटर, नहीं मीटर नहीं आएगा, ओमेगा निकालने हैं ना, तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हिसाब किताब हो गया, नहीं हुआ? अच्छा, तो चलो बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पे थोड़े दिन में आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर आ चुका भी होगा तो देख लेना। ठीक है, अभी देखो, फाइंड ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। जब बॉल को यहां फेंका जाए, ये जैसे ही हिट करने वाली है ग्राउंड पर, तब इसका ओमेगा, ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी बताओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इस बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंका है ये दे रखा है, और ये एंगल भी दे रखा है। तो देखो इसके दो कंपोनेंट होते थे, एक तो ये वाला कंपोनेंट होता है, ये वाला पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं जिसको, वो क्या होगा 10 cos 30, 10 cos 30 की वैल्यू होती है, बताओ जल्दी से क्या होती है, √3/2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5√3 मीटर पर सेकेंड, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और ये हो जाएगा आपका 10 sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक और बढ़िया बात होती है, जब ये बॉल यहाँ टकराती है, जब ये बॉल यहाँ टकराती है, तब सेम वेलोसिटी से नहीं, सेम स्पीड से टकराती है, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है, डायरेक्शन साथ होती है। तो टकराने के बाद बॉल की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि स्पीड है, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये कितनी स्पीड से टकराएगी प्यारे, 10 मीटर पर सेकंड से टकराएगी। आप सब जानते हो कि जब इस बॉल को यहाँ, जब ये बॉल यहाँ टकराती है या फिर कहीं भी होती है, तब जो कॉस वाला कंपोनेंट होता है, यानी कि पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है, वो तो हमेशा सेम रहता है। तो ये जो पैरेलल वाली वेलोसिटी होगी ना प्यारे, पैरेलल वाली, वो तो चेंज नहीं होती, वो तो वही रहती है, बता चुका हूँ आपको। चेंज कौन सी होती है, परपेंडिकुलर वाली। क्यों? क्योंकि पहले डायरेक्शन ये था, अब की बार डायरेक्शन ये हो गया है, लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ा है, मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो मैग्नीट्यूड यही लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज, थोड़ी सी क्या, बिल्कुल अपोजिट, ये ऐसे थी, ये ऐसे हो गई है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, 30 डिग्री के एंगल पे फेंकी है, जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग करने से पहले क्या देखना है हमें, ओमेगा फाइंड करना है।
ठीक है, कर लेंगे भाई। देखो, जब ये ग्राउंड पर हिट कर रही है तो वेलोसिटी ये वाली लेनी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये तो हमें समझ में आ गया। तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट से देखने ना चीजें, यहाँ से कोई खड़े होके देख रहा है इस बॉल को, तो उसकी मुंडे की एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हैं ना एक्चुअली मैम। तो देखो, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस लेंगे ना, यहाँ से ये वाली जब डिस्टेंस लेंगे तभी तो ये वेलोसिटी काम करेगी, यानी कि ये रेडियस का काम करेगी। या फिर इसी चीज को हम क्या बोल दे रहे हैं, रेंज बोल दे रहे हैं। इस केस में इसी चीज को क्या बोल दे रहे हैं, रेंज, आर। आर कैसे निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। याद है फॉर्मूला के नहीं याद, जल्दी बताओ, भूल गए ना, नहीं याद ना, तो ये फॉर्मूला याद कर लो रेंज का, भूल जाते हो। यू स्क्वायर क्या है, 10, 10 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा, 2 थीटा बोले तो 2 × 30 डिग्री, जी को तो 10 रख लेते हैं, 10 से 10 मरेगा, तो 10 साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, 2 से कटेगा तो आएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो रेंज कितनी आई ये, और बी परपेंडिकुलर ये है। आपको ओमेगा का रिलेशन पता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि बी इक्वल टू ओमेगा आर, लेकिन परपेंडिकुलर वाला तो वो कितना है 5, ओमेगा निकालना है। तो ये रेंज आपको पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही तो चाहिए थी, कितनी है 5√3, 5 से 5 मरेगा, आंसर क्या आएगा 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। कितना आसान है, ठीक है, आसान है कि नहीं है, जल्दी बोलो रे, आसान है कि नहीं है, आसान है, क्लियर है, सारी चीजें मस्त हैं, चमक रही हैं। आगे देखो, बढ़िया बात क्या है पता है, ये समझाऊंगा, 2 मिनट रुको। बढ़िया बात ये है कि ओमेगा तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसको ना बी इक्वल टू आर ओमेगा ऐसे नहीं लिखा जाता। कभी पूछे तो गलत कर देना, ऑप्शन में दिखे तो कह देना नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जा सकता है, बी परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर बी परपेंडिकुलर अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये है सही तरीका लिखने का। ठीक है, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऐसे होती है, बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर।